हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाया हूं एक नॉन अकेडमिक, प्रैक्टिकल और यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे स्टेंट या एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर से रिलेटेड इंश्योरेंस के बारे में। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज़फुल है, इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं क्योंकि कुछ साल पहले तक इंडियन कंपनीज़, कुछ वेस्टर्न कंपनीज़ भी स्टेंट्स के साथ इंश्योरेंस देती थी। यानी अगर प्रोसीजर में कोई भी प्रॉब्लम होती है या रीस्टेनोसिस होता है स्टेंट में, तो दोबारा प्रोसीजर का चार्जेस पेशेंट को पे नहीं करना पड़ता था। इसके लिए कंपनीज एक इंश्योरेंस देती थी। काफ़ी पेशेंट्स अभी भी पूछते हैं जिनको पुराना पहले कभी प्लास्टिक करवाया तब उनको पहले ही बताया गया था इंश्योरेंस के बारे में। उस कॉन्सेप्ट को भी उस इंश्योरेंस के सिस्टम को बंद हुए 5-6 साल जैसा हो गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग पूछते। तो आज उस चीज़ को हम क्लियर करेंगे कि वो एग्जैक्टली क्या इंश्योरेंस था, क्या चीज़ें वो कवर करती थी, उसके क्या प्लसेस एंड माइनसेस थे। जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई पेशेंट्स पूछते हैं कि साहब स्टेंट में रीब्लॉकेज का चांस 5 to 7% है और ज़्यादातर रीब्लॉकेज जो भी आती है तो पहले 6 मंथ्स में आती है। तो अगर रीब्लॉकेज आए तो क्या करेंगे, तो फिर से खर्चा करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इट्स ए कॉस्टली प्रोसीजर, तो खर्चा तो होता ही है। तो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि दोबारा अगर प्रॉब्लम होती है तो कॉस्ट का कैसे मैनेजमेंट होगा, इसके लिए लोग पूछते हैं। तो आज उस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि उसमें कैसे मैनेजमेंट किया जाता है और इस तरह के पेशेंट्स में क्या चांसेस रहते हैं, क्या कॉस्ट रहते हैं, उसको डिस्कशन करेंगे। बेसिकली इंश्योरेंस इन स्टेंट या एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर, ये आज का टॉपिक है। आज इसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इंटरेस्टिंग है, एकेडमिक तो नहीं पर प्रैक्टिकली यूज़फुल है। इसलिए जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहे और जो भी हम नया चैनल के में जो भी कंटेंट अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। आते हैं आज के टॉपिक पर। स्टेंट इंश्योरेंस क्या है और एंजियोप्लास्टी में वो क्या यूज़ होता है, पहले क्या टर्म्स कंडीशन के साथ वो दिया जाता था और अब क्यों नहीं मिलता है, उस बारे में बात करेंगे। बेसिकली एंजियोप्लास्टी एक प्रोसीजर है जिसमें हार्ट की नली में अगर कोई ब्लॉकेज हो जाए तो वो ब्लॉकेज में हम एक वायर क्रॉस करके बलून करके वहाँ एक स्प्रिंग कर देते हैं या स्टेंट कर देते हैं, जिससे कि नली में ब्लॉकेज या कचरा साइड पर हो जाता है और नली खुल जाती है। बेसिकली ये परक्यूटेनियस प्रोसीजर है, विदाउट सर्जरी इसको किया जा सकता है, लेस इन्वेजिव प्रोसीजर है। प्रोसीजर करने के 1 से 2 दिन के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर से रिलेटेड 2 तरह के प्रॉब्लम आते हैं, एक स्टेंट थ्रोम्बोसिस और एक स्टेंट रीस्टेनोसिस। स्टेंट थ्रोम्बोसिस यानी सडन क्लॉटिंग स्टेंट में जो अगर आती है तो पहले 2-4 दिनों के अंदर आती है। स्टेंट रीस्टेनोसिस यानी स्लो रीब्लॉकेज जो स्टेंट में आता है, जो कि स्टेंट में एक्सेसिव नली में अगर डैमेज होने की वजह से हीलिंग की प्रक्रिया हो जाए और हीलिंग की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा प्रबल हो तो रीस्टेनोसिस आ सकता है। इसका चांस अराउंड 5 to 7% रहता है। अगर होता है तो पहले 2-4 महीने या 6 महीने के अंदर ही होता है। यूजुअली 5-10 साल के बाद कोई नया ब्लॉकेज डेवलप हो सकता है, पर वो स्टेंट रीस्टेनोसिस की कैटेगरी में नहीं आता। स्टेंट रीस्टेनोसिस अगर होता है तो यूजुअली फर्स्ट 6 मंथ्स आफ्टर एंजियोप्लास्टी में होता है। पहले ज़माने में जब स्टेंट्स के प्राइसिंग एनपीपी एक्ट आने से पहले, जब 2016 में एक्ट आया, उससे पहले स्टेंट्स का प्राइसिंग जो है काफ़ी ज़्यादा होता था। आज अभी तो गवर्नमेंट ने कैपिंग कर दी है कि लगभग 35,000 इज़ अ फिक्स प्राइस, इससे ऊपर कोई स्टेंट का चार्ज नहीं कर सकता। पहले ज़माने में ये होता था कि स्टेंट, मेडिकेटेड स्टेंट का प्राइस लगभग 70-75,000 से स्टार्ट होता था और 2 लाख तक जाता था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपनीज स्टेंट में अपने स्टेंट को दूसरे से सुपीरियर दिखाने के लिए, ऑब्वियसली उस समय इंडियन कंपनीज़ ने थोड़ा स्टेंट्स मैन्युफैक्चर करना जस्ट चालू किया था और कुछ कंपनियां जस्ट मार्केट में आई थी। तो अपने स्टेंट्स को अच्छा दिखाने के लिए या दूसरों से बेटर दिखाने के लिए या डॉक्टर्स में एक कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज़ करने के लिए, पेशेंट्स में कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज़ करने के लिए उन्होंने ये स्कीम की पॉलिसी चालू की थी, इंश्योरेंस की पॉलिसी चालू की थी कि जो भी पेशेंट को अगर स्टेंट में रीब्लॉकेज आएगा तो अगर उसको दोबारा प्रोसीजर लगता है तो कंपनी पूरा चार्ज हॉस्पिटल का जो है वो पेशेंट का बेयर करेगी। कोई कंपनी 1 साल का देती थी, कोई 2 साल का, एक आध कंपनी ऐसी भी थी जो लाइफ टाइम इंश्योरेंस देती थी। ये सब चीज़ों को, इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि स्टेंट में जो भी रीब्लॉकेज आता है 5% चांस रहता है। ज़्यादातर 6 मंथ्स के अंदर रीब्लॉकेज का चांस आता है, जिसमें कभी कभी रिपीट प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ती है। रिपीट प्लास्टिक का चांस 1-2% रहता है। तो इसलिए कंपनीज मान के चलती थी कि मे बी अराउंड 2 to 3% या मैक्सिमम 5% ऑफ द केसेस में उनको दोबारा कॉस्ट बेयर करना पड़ सकता है। कुछ कंपनीज हॉस्पिटल का चार्ज दे देती थी, स्टेंट अपनी तरफ से फ्री, एक दूसरे सेम कंपनी का दूसरा स्टेंट फ्री दे देती थी। कुछ कंपनीज पूरा खर्चा उठाती थी, कुछ कंपनी 70% ऑफ द कॉस्ट उठाती थी। अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग पॉलिसी रहती थी। ज़्यादातर कंपनीज 1 साल के लिए इंश्योरेंस देती थी, कुछ एक कंपनियाँ हैं जो 2 साल और कुछ एक कंपनियाँ हैं जो लाइफ टाइम का भी क्लेम करती थी। ये स्टेंट रीस्टेनोसिस का जो पैटर्न है उसको ध्यान में रख के किया गया था। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि
इंडियन कंपनीज़ में और खासकर कुछ वेस्टर्न कंपनीज़ को भी बाद में ये चालू करना पड़ा था। पर इंडियन कंपनीज़ में ज़्यादातर लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए और पेशेंट का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पेशेंट को बोल दिया गया कि इसमें आपको 2 साल तक रीब्लॉकेज हो सकता है और 2 साल तक कुछ भी हुआ तो हॉस्पिटल आपका फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट करके देगा, ये पॉलिसी रखने से पेशेंट का थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता था और लोग ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो जाते थे। ऑब्वियसली इसमें कंपनीज़ जो करती थी वो एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप कर लेती थी और उनका प्रीमियम कुछ अमाउंट होता था जो कि 4-5 हज़ार जैसा होता था, वो कंपनी स्टेंट कंपनी पे करती थी। और इंश्योरेंस का जब भी अगर कोई ऐसा मैटर आता था कि अगर पेशेंट को दोबारा रीप्रोग्रेस या प्रॉब्लम होती थी तो स्टेंट कंपनीज इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट लेके हॉस्पिटल को पे कर देती थी। तो ये कॉन्सेप्ट जो रीस्टेनोसिस पर इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट था वो कंपनीज स्टेंट कंपनीज बेयर करती थी, हॉस्पिटल बेयर नहीं करता था, स्टेंट कंपनी बेयर करती थी वो खर्चा। और स्टेंट थ्रोम्बोसिस ऑब्वियसली अगर होता है तो पहले 2-4 दिनों में होता है, तो उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कंपनी आपको फ्री ट्रीटमेंट करवाती थी। अगर इन हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान ही पहले 24 घंटे के अंदर प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता। अगर दोबारा स्टेंट डालना पड़ता था तो कंपनी कुछ पे करती थी, अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो हॉस्पिटल वो ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज पेशेंट को करता था। अभी भी अगर पेशेंट को जैसे हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान अगर कोई भी स्टेंट में क्लॉटिंग आती है या प्रॉब्लम आती है 1% चांस है, तो जो भी प्रॉब्लम आती है तो हॉस्पिटल ज़्यादातर उसको मैनेज करके आपको खर्चा पेशेंट को उतना नहीं ऐड ऑन होता। लेकिन अभी जो है वो रीस्टेनोसिस पर मिलने वाला इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। बेसिकली उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने जब ये एनपीपी एक्ट लाया तब उसके बाद स्टेंट्स के प्राइसेस सीधा 75,000 या 1-1.5 लाख 2 लाख से सीधा कम होकर 30,000 फिक्स पर आ गए। तो अब इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम पे कोई नहीं करता है, क्योंकि ऑब्वियसली इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने जो है स्टेंट्स पर मार्जिन इतना कम कर दिया है कि अब सारे कंपनी जितने प्राइस पर मैन्युफैक्चर करते हैं मोर और लेस हॉस्पिटल को भी उसी प्राइस पर या उससे 1-2 हज़ार 5 हज़ार के प्रॉफिट पर ही हॉस्पिटल को सप्लाई करते हैं स्टेंट्स। हॉस्पिटल्स का भी कोई मार्जिन उसमें है नहीं, क्योंकि एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स कोई भी हॉस्पिटल स्टेंट पर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता। उनको ये है कि जिस प्राइस पे उनको मिलता है मोर और लेस उसी प्राइस पे उन्हें पेशेंट को वो स्टेंट रिटर्न करना मतलब डिप्लॉय करना पड़ता है। पेशेंट कुछ एडिशनल चार्जेस नहीं ले सकते, प्रोसीजर चार्जेस ले सकते हैं, बाकी मटेरियल का चार्जेस ले सकते हैं, पर स्टेंट पर कोई एडिशनल प्राइस मार्जिन वो लोग नहीं रख सकते हैं। तो अभी वो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट इसलिए चला गया है क्योंकि अभी कोई भी कंपनी वो स्टेंट का जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो पे करने को रेडी नहीं है, क्योंकि ना हॉस्पिटल को कोई उसमें मार्जिन है ना कोई कंपनी को मार्जिन है, इसलिए कोई इंश्योरेंस पे नहीं करती। हाँ, अगर रीब्लॉकेज पेशेंट को होता है तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट के बेसिस पे हॉस्पिटल वो पेशेंट को अगर रिपीट प्रोसीजर लगता है तो लो कॉस्ट बेसिस पर या कम चार्जेस करके या मटेरियल स्टेंट कभी कभी कंपनी फ्री करवा देती है, तो वैसा कुछ करके बेयर करके कम चार्जेस पर पेशेंट को ट्रीटमेंट करके देते हैं। क्योंकि हम भी ऐसे जानते हैं कि स्टेंट में रीब्लॉकेज का चांस 2-3% से ज़्यादा नहीं होगा और ज़्यादातर पेशेंट्स को दोबारा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभार इतना ज़्यादा रीब्लॉकेज भी हो जाता है कि पेशेंट को बाईपास भेजना पड़ता है। तो इसलिए हम भी ये प्रैक्टिकली मान के चलते हैं कि ये रीब्लॉकेज का चांस मैक्सिमम 1-2% ऑफ द टाइम्स ही ऐसा होगा जिसमें रीब्लॉकेज के लिए पेशेंट को एंजियोप्लास्टी दोबारा लगेगी। मान के चलिए मैं ऑन एन एवरेज हर मंथ 100 एंजियोप्लास्टीज करता हूँ और एक साल में मैक्सिमम 2-3-4 केस इतने ही आते हैं जिसमें रीब्लॉकेज होता है और दोबारा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यूजली अगर कोई कॉस्ट होता भी है तो हम थोड़ा मिनिमम चार्जेस में पेशेंट को करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कर सकते हैं पेशेंट को हेल्प आउट करने के हिसाब से। पर अभी कोई इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसा डिक्टम नहीं है, और अगर ये हॉस्पिटल आपको हेल्प कर भी रहा है तो ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है, क्योंकि ऐसा मेरे हॉस्पिटल में होता है या मैं कई बार एडजस्ट करने के हिसाब से कर देता हूँ, पर हॉस्पिटल की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है कि आप पेशेंट को कम चार्जेस में प्रोसीजर करके दो या कोई अगर रिपीट रीस्टेनोसिस हो रहा है तो फ्री ऑफ चार्ज प्रोसीजर करके दो, या कोई कंपनी या स्टेंट कंपनी उसका कॉस्ट आपको बेयर करके देगी, वैसा बिल्कुल अभी नहीं कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसलिए पेशेंट्स हमें कई बार पूछते हैं कि साहब अगर रीब्लॉकेज हुआ तो क्या करना है, अगर रीब्लॉकेज हुआ तो क्या अभी 1-1.5 लाख का खर्चा हुआ दोबारा पूरा खर्चा करना पड़ेगा, इसमें कोई रियायत नहीं होगी, हम कैसे मैनेज करेंगे, अभी इतना मुश्किल से हम एडजस्ट करके पैसा लेके आ रहे हैं। तो वो पेशेंट्स को थोड़ा हम हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी कोई भी कंपनी क्योंकि एक तो ये भी रीज़न है कि स्टेंट्स के मार्जिन खत्म हो गए और दूसरा रीज़न ये है कि अभी ज़्यादातर इंडियन ब्रांड्स जो उस समय एस्टैब्लिश होने के लिए प्रयास कर रहे थे वो अभी अपनी क्वालिटी प्रूव कर चुके हैं कि वो काफ़ी अच्छे हैं, उनकी क्वालिटी और ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू फॉरेन ब्रांड्स हैं। तो अब वो जो डिज़ायर टू प्रूव वन सेल्फ था कि हमें इंडियन मार्केट में अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, लोगों में अश्योरेंस और इंश्योरेंस के माध्यम से लोगों को एक मेंटल पीस या सेटिस्फैक्शन देना है,
वो कॉन्सेप्ट अब काफ़ी हद तक चला गया है, क्योंकि अभी पेशेंट्स का भी ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। पेशेंट्स भी ज़्यादातर एक दूसरे को देख के सीख गए हैं, समझ गए हैं कि स्टेंट रीब्लॉकेज का चांस उतना ज़्यादा नहीं होता, मैक्सिमम 2-5% केसेस में ही तकलीफ आती है। तो पेशेंट्स भी उतना वरी नहीं करते हैं और कंपनीज़ भी उतना वरी नहीं करती हैं, क्योंकि उनका ब्रांड वैल्यू एस्टैब्लिश हो चुका है। तो इसीलिए अभी वो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट इसलिए ख़त्म हो गया है, क्योंकि एक तो कंपनी के पास मार्जिन नहीं है वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करने के लिए, और सेकेंडली कंपनीज़ की ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो अभी वो पेशेंट को के माइंड में एक अश्योरेंस देने के लिए जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट था या वारंटी का कॉन्सेप्ट था, वो अब उतना ज़्यादा वो नहीं है। कंपनीज़ अभी जो है, अगर कोई भी प्रॉब्लम या रीब्लॉकेज होती है तो पेशेंट को ही कॉस्ट बेयर करना पड़ता है उसका। हॉस्पिटल कुछ एडजस्ट करके आपकी हेल्प करवा सकता है, दैट इज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, या हॉस्पिटल आपको कम चार्जेस कर सकता है, लेकिन हॉस्पिटल को कोई कंपनी पे करेगी या हॉस्पिटल का कोई इंश्योरेंस है उस चीज़ के लिए, वैसा नहीं है। हॉस्पिटल भी अपनी तरफ से कोई इंश्योरेंस करा के नहीं रखता है कि कोई पेशेंट का रीब्लॉकेज आएगा तो उसको कंपनी पे करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो सब स्टेंट्स वगैरह पे जो मार्जिन था गवर्नमेंट के एक्ट के बाद से वो मार्जिन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो इसलिए अभी वो चीज़ों के लिए हॉस्पिटल्स भी कोई इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप्स नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, भले 2-5% केसेस में ही ट्रीटमेंट लगेगा, लेकिन अभी वो वारंटी इंश्योरेंस का सिस्टम नहीं है। कॉस्ट का एडजस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन पूरा फ्री ऑफ चार्ज नहीं किया जा सकता। इंश्योरेंस पॉलिसी जो पहले चलती थी उसका एडवांटेज ये था कि पेशेंट्स को एक थोड़ा सा ये होता था कि भाई हमने कोई भी ट्रीटमेंट अगर कराया तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हॉस्पिटल हमारी हेल्प कर देगा या कंपनीज हेल्प कर देगी, तो एक अश्योरेंस होता था। जैसे हम कोई भी टीवी फ्रिज कुछ भी खरीदते हैं तो एक वारंटी के हिसाब से हमें थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ साल 2 साल कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी होगा तो एटलीस्ट खर्चा नहीं होगा। वो एक एडवांटेज था उसका, लेकिन अब वो चीज़ उतना चला गया है। और अभी फ़िलहाल लेकिन आप ये बस मान के चलिए कि प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी कम है। बहुत ख़राब किस्मत हो तो ही ऐसा प्रॉब्लम्स आती है। कई बार कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके भी मदद लेके ऐसे पेशेंट्स को हम बेल आउट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो आयुष्मान भारत योजना है या मुख्यमंत्री अमृतम योजना या इस तरह की योजनाएं हैं, अगर कोई पुअर पेशेंट्स ऐसा आ जाता है और उनको तकलीफ़ हो जाती है, रीस्टेनोसिस हो जाता है, तो वैसे पेशेंट्स को इन कार्ड वगैरह की मदद से या गवर्नमेंट की हेल्प से भी हम कई बार बेल आउट कर देते हैं कि उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए या उनको दोबारा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े तो वो हेल्प आउट हो जाए। पर एज ऑफ नाउ कोई भी हॉस्पिटल या कंपनी अभी इंश्योरेंस के टर्म से या वारंटी के टर्म से कोई भी क्राइटेरिया या कोई भी आपको अश्योरेंस नहीं देती है, क्योंकि ये सिस्टम पिछले 6 साल से बंद हो गया है। तो मेरे टॉपिक का बेसिक पर्पज़ ये था कि ये जो कई पेशेंट्स हमसे आके पूछते हैं कि साहब इसमें इंश्योरेंस है कि नहीं, इसमें वारंटी है कि नहीं, अगर रीब्लॉकेज हुआ तो कैसे बेयर करेंगे, क्या करेंगे, वो चीज़ों को मैं डिस्कस किया आपसे, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं। खासकर उन लोगों में ये ज़्यादा है जिन्होंने एनपीपी एक्ट आने से पहले अपने किसी रिलेटिव का या खुद का प्लास्टिक करवाया था। उस समय इसकी बात बहुत ज़्यादा होती थी और हर कंपनी और हर पेशेंट को सामने से ही बोला जाता था कि आपको स्टेंट का इंश्योरेंस है, इसमें कोई भी तकलीफ आएगी 1 साल 2 साल तक तो हॉस्पिटल उसका कॉस्ट बेयर करेगा या आपको फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट किया जाएगा, कंपनी आपको फ्री ट्रीटमेंट देगी। वो भी इंश्योरेंस पहले सामने से उनको ऑफर किया जाता था। पर ये चीज़ें पिछले 6 ईयर से ऑलमोस्ट बंद है और अब वो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए आगे के लिए कभी चालू होगा ऐसा भी नहीं लगता। तो इसलिए लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अभी चांस बहुत कम है, लेकिन हाँ अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी पेशेंट पर है। अभी डॉक्टर या हॉस्पिटल की उसकी पर जिम्मेदारी नहीं है। आपको हेल्प आउट किया जा सकता है, लेकिन आपको फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट करके देने की हॉस्पिटल की कोई बाध्यता अभी नहीं है। मेरे टॉपिक का या मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स पर गूगल पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी से आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कई बार पेशेंट को नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इसका तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, ताकि आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, लोगों से पूछना नहीं पड़े और आपके पेशेंट को आप बेटर मैनेज कर सके, बेटर उनका ध्यान रख सके। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स को हमें फ्यूचर में कवर करना चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में बताइए, ताकि फ्यूचर में हम टॉपिक्स को कवर कर सकें। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई कमेंट या क्वेरीज़ आपके दिमाग में जो हमने आंसर नहीं किए इस टॉपिक से रिलेटेड, तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में बताइए। हम मैक्सिमम पॉसिबल क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। अभी हमने कोई ऑनलाइन कंसल्टेशंस अभी चालू नहीं किए, मे बी इन फ्यूचर अगर हम प्लान करते हैं तो वैसा चालू कर सकते हैं, या ऑनलाइन काफ़ी लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो अगर वैसा कुछ प्लान करते हैं या गूगल लाइव प्लान करते हैं तो विल इन्फॉर्म यू। सो दिस डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे कंटेंट को या टॉपिक को पूरा देखा और होपफुली आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
ये टॉपिक एकेडमिक तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक प्रैक्टिकल इशू था जिसके बारे में काफ़ी लोग जानना समझना चाहते हैं, और ऑब्वियसली हर पेशेंट वही चीज़ पूछता है तो समझाना बार बार मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए ये टॉपिक मैंने बना के रिकॉर्ड कर दिया ताकि आपको इस बारे में और उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्यों ऐसा था और क्यों अब ऐसा हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस डेवलप हो जाए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है ताकि हम इस तरह का अच्छा कंटेंट आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहें। थैंक यू।